हाँ जी, नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। तो दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ, यहाँ रह एग्जाम तुझे झुकना होगा। मेरे स्टूडेंट्स ने मेहनत कर ली, आप सभी साथी लगातार मेरे साथ पढ़ते जा रहे हो सबसे ज्यादा संख्या में। आप लोगों के विश्वास को कभी भी डिगने नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा। तो आज हम लैब असिस्टेंट के अंदर राजस्थान जीके का जो पिछली बार 30 जून 2022 में जो प्रश्न पूछा गया था होम साइंस के अंदर, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, वो के वो प्रश्न सेम पैटर्न के ज्योग्राफी में आए थे, वो के वो लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर आए थे। अच्छा, अभी आगे आपका पेपर है, हम बात करें तो किसके, फोर्थ ग्रेड के अंदर। तो फोर्थ ग्रेड के अंदर 40 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के आएंगे। तो भाई साहब ये 40 क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाना, इसमें से कई सारे प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएंगे। आगे रीट का पेपर आ रहा है, आगे सेकंड ग्रेड और भी बहुत सारे पेपर। तो और लैब असिस्टेंट जो 2 नवंबर को होने जा रहा है, यहाँ पर अभी 4 महीने पड़े हैं, ये क्वेश्चन आपके वहां पर हेल्प करेंगे। तो आराम से आप कट ऑफ पार कर सकते हो। जीके में मैं आपको कह सकता हूं, जीके में सिर्फ और सिर्फ ये रामबाण बुक पढ़ लेना। मेरा बैच ज्वाइन किया हुआ है सभी ने, लेकिन मेरी क्लास को देख लेना है, कंसेप्ट समझ लेना है। उसके अलावा आपको नोट्स नहीं बनाने राजस्थान जीके के, सिर्फ और सिर्फ ये रामबाण बुक घोट लेना। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति जो सिलेबस में टॉपिक है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तो मुझे आके मिल लेना वापस। 50 के 50 प्रश्न के प्रूफ लेकर आ गया हूं, साथ में आपके विश्वास के ध्यान देना है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, ये प्रश्न बार बार आता है। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है, और यही हमने रामबाण के अंदर देखो पेज नंबर देखो 2016 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। तो ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ना, उसे कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है उसे कर्क रेखा कहते हैं। और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और इस तरह से हम कहेंगे नीचे राजस्थान के अंदर जो है बांसवाड़ा से गुजरती है। आई बात समझ में? ओके, फिर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है, ये राजस्थान के अंदर संयुक्त वन प्रबंधन एक 1991 के अंदर जो है सामूहिक भागीदारी के आधार पर लोगों की भागीदारी हो उसमें, और संयुक्त वन प्रबंधन की जो नीति लागू की गई थी, वो भाई कब लागू की गई थी? 1991 में। रामबाण के पेज नंबर 65 पर आप देखोगे लिखा हुआ है संयुक्त वन प्रबंधन कब शुरू हुआ। मरुस्थल विकास कार्यक्रम, अगला देखो, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो अपने राजस्थान के अंदर डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए 1978 77-78 के अंदर राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर इसे शुरू किया गया था। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर इसे शुरू किया गया। इतने सारे पेपर में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर में, बाकी जितने वीडियो, पिछला लैब वाला पेपर हो गया, लैब के अलावा उससे पहले भी पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है सर? कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उसके लिए रणनीति क्या रहनी चाहिए? रणनीति एक ही रहनी चाहिए, पिछले जो प्रश्न हो उनको आप रट लीजिए, समझ लीजिए, टॉपिक वाइज जो कि रामबाण में दिए गए। क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से। अगला प्रश्न भाई देखो, यहां पर निम्न में से कौन सी मिट्टी राजस्थान में कपास की फसल के लिए उपयोगी होती है? कपास की फसल के लिए लावा, जो लावा से बनती है, जिसे हम कपासी मिट्टी, या हम क्या कहेंगे, काली मिट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्यम काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उत्तम है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात वहां पर पाई जाती है, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में। यहां हम बात करें इंडिया की, अगर हम बात करें तो इस तरह से देखोगे तो आप, तो महाराष्ट्र और गुजरात का ये वाला जो इलाका हो गया, यहाँ पर आपके काली मिट्टी, और राजस्थान के अंदर भी कहीं कहीं पर हम देखने को हमें ये काली मिट्टी मिलती है। तो सीधा सा प्रश्न है, पीवाईक्यू इतना बढ़िया है कि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, पेज नंबर 56 पर पूछा गया है, काली रेगुर मिट्टी, जो कि आपके ये जो लिखा हुआ यहाँ पर कपास और मूंगफली और दलहन है ना, कपास, मूंगफली, दलहन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। बैच ज्वाइन कर लेना। बैच तो हर कोई कोचिंग बेच रही है, सर किसका कोर्स लेवे? कोर्स वहीं से लो जहां से क्वेश्चन मिले। बाकी हर कोई अपने बढ़िया बढ़िया नोट्स दिखाएगा, हर कोई अपना प्रचार करेगा, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर तभी भरोसा करो जब मेरे क्वेश्चन मिलते हैं। पिछले 7 एग्जाम हुए, RS प्री फर्स्ट ग्रेड, कठिन से कठिन पेपर मिला के दे दिए 90% तक। तुम्हारा एग्जाम तो इतना सा छोटा सा एग्जाम है,
जहां पर सारे क्वेश्चन जीके के और सब्जेक्ट में 90% मैं मिलाऊंगा एग्जाम के बाद में। तो उसकी टेंशन तुम लोग मत लो। पढ़ना कहां से है? जहां से क्वेश्चन मिले। तो बैच कैसे ज्वाइन करें? ये बैच के नीचे देखो लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे कि लैब असिस्टेंट के बैच के लिए ये ऐप का लिंक है ना, ये ऐप का लिंक है। ऐप के लिंक पे क्लिक करोगे, ओपन करोगे, साइन अप की प्रोसेस पूरी करने के बाद कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है। कोर्स वाली कैटेगरी में जाने के बाद सबसे पहले ही लैब असिस्टेंट जीके प्लस ज्योग्राफी, जीके प्लस साइंस, जीके प्लस होम साइंस। अभी ऑफर प्राइस मैंने 1299 कर रखी है। कुछ समय बाद में आपको यहां दिखेगा, थोड़े दिन बाद में, हो सकता है 2-4 दिन बाद में ये 1599, 1999 हो जाए, क्योंकि मैंने तुम लोगों को हमेशा रियायत दी है कि कम प्राइस में फटाफट पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो सबने फायदा उठा लिया है, और अभी तक जिसने नहीं उठाया है वो अगले कुछ दिन में उठा लेना फायदा। फिर मत कहना कि सर आपने प्राइस बढ़ा दी। तो तुम्हारे कहने पर मैंने पिछले 1 महीने से प्राइस को कम किया हुआ है। अब ये बढ़ने वाली है, 2000 हो 2500 हो, उससे पहले पढ़ लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं प्राइस बढ़ाऊं। लेकिन कई बार होता है कि हम कम कीमत कर देते हैं, तब हमारे खर्चे निकलने भारी पड़ जाते हैं। तो एक बार जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो ले लें, और जिनके पास पैसे खूब सारे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ के आए हैं, प्राइवेट स्कूल के साल की 25-25 हज़ार फीस दे के आए, वो 2000 का कोर्स तो आराम से ले ही सकता है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जो मुश्किल से 1000 रुपया दे पाता है, तो हमने प्राइस वही रखी है। ठीक है। लेवा तालाब, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था, जो मेरी बुक में ये एक क्वेश्चन यहाँ मैं कहूँगा नहीं है, जो मैं आपको ऐप में पढ़ाऊंगा तब करवा दूंगा। दूसरी बात यह है कि 50 में से 50 कभी करने होते भी नहीं है। 4-5 क्वेश्चन आप छोड़ भी देना तो भी आप टॉप करोगे पूरे राजस्थान में। लेवा तालाब बहुत नया प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया था, लैब असिस्टेंट में वापस पूछा जाएगा। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना राजस्थान के कौन से जिले में? ये राजस्थान के 12 जिले के अंदर है। ये संरचना कहाँ है? राजस्थान के 12 जिले में। अब आपको कई बार वर्षा जल संरक्षण से संबंधित पूछ लिया जाता है कि जोहड़े क्या है ना? तो जोहड़े है तो वो शेखावाटी के अंदर है। जोहड़े कहां पर है? शेखावाटी के अंदर। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि नाडी कहाँ है? नाडियां तो जोधपुर में सबसे ज्यादा होती है ना? तो ये पानी जो बारिश का होता है उसे रोकने का काम करती है। टिब्बा हो गया, जोहड़े हो गए, ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तालाब हो गया, तलैया हो गया, टिब्बे हो गए, जोहड़े हो गए, है ना? ऐसे कैसे। ये लेवा तालाब भी है जो कि 12 जिले में स्थित है। राजस्थान के अंदर बीड़, और तुम्हारा 2 नवंबर को पेपर हो जाएगा ना, पेपर होने के बाद भी मैं ऐसे ही सेम टू सेम प्रूफ लेके आऊंगा। भले ही 2 नवंबर को पेपर हो, बाद में आयोजित हो रहा है। अभी पीछे 7 एग्जाम हुए, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी स्नातक, आपका 12th पशु परिचर, आरएस फर्स्ट ग्रेड, इतने कठिन कठिन पेपर हुए, जेल प्रहरी, सभी में मैंने प्रूफ दिए हैं। तो भाई पढ़ना वहीं से जहां से प्रूफ मिले। अगर मेरे प्रूफ नहीं मिले उस दिन मेरे से कोर्स मत खरीदना, मैं खुद कह रहा हूं। जिस दिन मेरे से क्वेश्चन नहीं मिले उस दिन मेरे से मत पढ़ना, और तब तक किसी और से मत पढ़ना, माइंड मैप से ही पढ़ना। राजस्थान के अंदर बीड़ स्थानीय नाम किसका है? देखो, बीड़ क्या होते हैं? चारागाह होते हैं। विशेष रूप से ये खेत होते हैं, बड़े खेत जहां पर घास उगी हुई रहती है, जहां पर पशु चरते रहते हैं। तो ये बीड़ चारागाह कहाँ पाए जाते हैं सर? शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। घास के मैदान होते हैं, जोधपुर, फलोदी, यहाँ भी देखने को मिलते हैं। भरतपुर के अंदर एक मोडेरा का बीड़ बहुत फेमस है, याद कर लेना। चारागाहों को एक ओरण भी कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। ओरण, ओरण क्या होता है? देवताओं के नाम पर छोड़ी गई जमीन, जहां पर पशु वगैरह चरते रहते हैं। तो देवताओं के नाम पर छोड़ी गई जमीन जो होती है, गांव वाले छोड़ देते हैं एक विशेष जमीन का भाग, देवताओं के नाम पर छोड़ी गई जो जमीन होती है वो ओरण कहलाता है। ओरण का प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, याद कर लेना। कमेंट तो क्लास में लास्ट में पढ़ूंगा बेटा, पहले नहीं पढ़ूंगा। अगर मैं तुम्हारी तरह विद्यार्थी होता ना तो मैं माइंड मैप के अलावा किसी बैच को पढ़ता ही नहीं, क्योंकि इतना शिद्दत से मैं एक एक चीज बैच में करवा रहा हूँ, चिंता मत करो। गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, ये निम्न में से कौन सी नदी पर अवस्थित है? इसका मैं एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहां ये दिखाऊंगा कि इसका निर्माण कब हुआ था, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। इसका हर बार परीक्षा में प्रश्न आता है। तो चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए, यहां पर लिखा हुआ है चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए। ये गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज है। तो ये प्रश्न क्या है, बार बार एग्जाम में आता है। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। ये हो गया आपका सबसे बड़ा।
सबसे बड़ा, इन चारों बांधों में सबसे बड़ा गांधी सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध है, तो वो कहां पर है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो इस बार लैब असिस्टेंट के अंदर अधीनस्थ बोर्ड इन्हीं ऑप्शन में से नए नए क्वेश्चन बनाकर दे देगा। पूछ लेंगे राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में, तब तुम लोग क्या आंसर दोगे? गांधी सागर बांध ये कहां पर है, ये पूछ लेंगे। तो गांधी सागर बांध तो है राजस्थान में नहीं है, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, बाकी राणा प्रताप सागर हो गया, कोटा बैराज हो गया और जवाहर सागर हो गया, तीनों ही राजस्थान के अंदर है। गांधी जी कहाँ है? राजस्थान से बाहर है, मध्य प्रदेश में। इतना याद करना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना। अब जितने भी सिंचाई परियोजना है कौन सी किस जिले में है, ये प्रश्न बार बार आता है। जाखम तो प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर है। और प्रतापगढ़ का सबसे बड़ा बांध, और ये रामबाण के अंदर दे रखा है, ऐसा नहीं है कि लैब में पूछा गया था। फॉरेस्टर एग्जाम हुआ था, जो है वन रक्षक वाला पेपर हुआ था, उसमें भी आया था। तो पेपर के जो क्वेश्चन है ना, अब गुरुजी ये किताब आपकी है, मुझे कैसे मिलेगी? 94 60 97 14 50 9460 97 1450। ठीक है, 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप करना। टीम बैठी है, आपको 5 दिन में किताब आपके घर पहुंचा देगी। 4 से 5 दिन के अंदर अंदर, हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए, नज़दीक हो तो, वरना राजस्थान में आप कहीं भी हो 4 से 5 दिन में बुक आपके घर आ जाएगी। घर पते पे, भले गांव देहात ढाणी कहीं भी बैठे हो। तो ये सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेना पीछे वाले राजस्थान जीके के लिए। ये लैब असिस्टेंट वाले बच्चों, तुम लोगों को इतनी चिंता होती है सर क्या करें क्या करें। सब्जेक्ट मेरे साथ बैच में आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लेना राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके में इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो ऐप में मेरी क्लास देख लो, फिर ये क्वेश्चन पढ़ लो। लेकिन क्वेश्चन घोटे हुए होंगे तो 100 में से मैं इतना कह सकता हूं आपके 90 नंबर कहीं नहीं गए। 100 में से 90 नंबर आप लिया होगे आराम से। तो लैब असिस्टेंट का लेवल उतना भी नहीं होता है जितना आप सोचते हो। जीके स्ट्रांग करो, बुक के पिछले क्वेश्चन पढ़ करके। थ्योरी में ज्यादा माथाफोड़ी मत करना, ठीक है? सिर्फ सब्जेक्ट स्ट्रांग करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो तुम। तो जाखम बांध लिखा हुआ सीधा सा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ है, जो है आपका जाखम बांध। ये चित्तौड़गढ़ प्रताप, ये हो गया यहाँ पर, ये अनूपपुरा प्रतापगढ़ की परियोजना है, अनूपपुरा प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा वन सेक्टर, ये किताब अगर किसी के पास में तो आराम से मिलान कर सकता है भाई। विश्वास, मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी भी टीचर पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पहले देखो उन टीचर की, उन कोचिंग की, उन यूट्यूब चैनल की औकात कितनी है। हजारों तो वीडियो अपलोड किए हुए रहते हैं और फिर बच्चा नया जाके फंस जाता है। तो पहले परखो, ठीक है बेटा? मेरे भी पीछे की मदन सर के हूबहू क्वेश्चन करके यूट्यूब पे सर्च करो, देखो क्या मैंने क्वेश्चन वास्तव में मिलाए हैं। क्या मिलाए हैं तो बैच ज्वाइन करो, जाओ वहां देखो, पढ़ो। चलो देखो, पैसा बड़ी चीज नहीं है, विद्यार्थी का विश्वास और उसके पेरेंट्स की जो कमाई है उसको कहाँ लगानी है, ये बड़ी चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए फेमस है? उड़न गिलहरी के लिए फेमस जो है वो है सीता माता अभयारण्य। कौन सा है? सीता माता। और सीता माता अभयारण्य यहाँ पर भी दिया हुआ है। कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए फेमस है? इतने सारे परीक्षाओं में पूछा गया, 2019 से लेकर 2022 तक बार बार पूछा गया है। तो ये प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है, प्रतापगढ़। विशेष रूप से इसको प्रतापगढ़ करोगे। उड़न गिलहरी के लिए सीता माता, ठीक है? सीता माता जी को बचाने के लिए हनुमान जी उड़ के गए थे, तो सीता माता अभयारण्य आपके प्रतापगढ़ के अंदर। ऐसा हनुमान जी का प्रताप था, याद करो। सर आप कोचिंगों की इतनी हकीकत क्यों बताते हो? क्योंकि मैं कोचिंग नहीं हूँ बेटा, मैं कोचिंगों से अलग चलता हूँ। जितना पढ़ाता हूँ उतना मिलाता हूँ क्वेश्चन। क्या करें, कड़वा बोलना पड़ता है, वरना मार्केट के अंदर सब चोर चोर मौसेरे भाई हो जाएंगे। कौन सही है कौन गलत है पता भी नहीं चलेगा। चलो ऑपरेशन फ्लड की हम बात करें तो कौन सा है ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड 1970 के अंदर भारत में शुरू हुई दूध क्रांति थी। 1970 के अंदर, 1970s के अंदर भारत में दूध क्रांति की शुरुआत। ये है आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। सीधा सीधा यहाँ पर रामबाण के पेज नंबर 105 पे जाना, लिखा हुआ है ऑपरेशन फ्लड। आपके वर्गीस कुरियन इस क्रांति के क्या थे? जनक थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है रोजा भाकर। ये रोजा भाकर, अरावली की जितनी भी पहाड़ियां हैं, रोजा भाकर है, वो कहां पर स्थित है? निम्न में से कौन से जिले में स्थित है रोजा भाकर? तो ये रोजा भाकर आपका जालोर के अंदर है। कहां पर है?
जालोर के अंदर है। यहाँ पर रामबाण के पेज नंबर आप चले जाओगे 13 नंबर पेज पे जाओगे तो वहां आपको पेज नंबर 13 पे दिखेगा कौन सी पहाड़ी जालोर क्षेत्र में स्थित नहीं है। 4 में लिखा हुआ यहाँ पर सायरा जालोर में नहीं है, बाकी इसराना, रोजा और झारोला, इसराना, रोजा और झारोला इस बार वापस से लैब असिस्टेंट 4th ग्रेड सब में वापस पूछा जाएगा। बताओ ये पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है। नीचे ऑप्शन एक बार फिर से दिया गया है, ध्यान रख लेना। ऐसे ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। अगर ऐसे पढ़ के जाओगे PYQ, हाँ जी, PYQ अगर पढ़ के जाओगे ना तो बेड़ा पार है। PYQ अगर पढ़ के जाओगे बहुत बढ़िया है ना। मैं राजस्थान जीके ही नहीं बल्कि राजस्थान जीके के अलावा पूरे सब्जेक्ट के प्रूफ देता हूँ बेटा, पूरे सब्जेक्ट के। अगर RS प्री पेपर हुआ तो केवल राजस्थान जीके नहीं, इंडिया जीके, साइंस, करंट अफेयर सब के प्रूफ देता हूँ। और एग्जाम एक सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं निकलता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने से निकलता है। तो मैं एग्जाम पास कराता हूँ, मेरे साथ जुड़ गए तो पास हो जाओगे, ठीक है, ओके। अब इधर आ जाओ, यहां पर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की जॉइंट वेंचर है। किसकी? राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, क्योंकि राजस्थान के पास में MP भी है और इधर क्या है, गुजरात भी है। राजस्थान, ये राजस्थान हो गया और इधर मध्य प्रदेश हो गया। कुछ नहीं हुआ, लाइन टू लाइन पूछी गई। 2020 और 2022 में दोनों बार JEE एग्जाम में भी 2020 में पूछा गया था कि कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। नर्मदा नहर परियोजना जो 1979 को आपकी शुरू हुई थी और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सबकी ज्वाइंट भागीदारी है। 532 किलोमीटर नहर की लंबाई है और ये प्रश्न PYQ है, बार बार पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा। अभी हम बात करें तो माई बजार सागर है, नर्मदा है, चंबल परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर बने हुए बांध कौन से जिले में है, ऐसा प्रश्न आएगा। इसके अलावा कोई नया नहीं प्रश्न आएगा। और थोड़ा बहुत अगर कठिन बनाना होगा प्रश्न को तो एक कथन दे देंगे, बताओ इस कथन में से सही उत्तर कौन सा है। तो आप लोगों को कथन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। रामबाण किताब को 5 बार पढ़ चुका है, वाह शाबाश अजीत। तो फिर राजस्थान जीके में तेरे 98% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन का मैं नहीं कहूंगा, सारे ही सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में शेम की समस्या है। शेम का यहाँ पर सीधा सा लिखा हुआ है, ये 2022 का ही पेपर हुआ था, जूनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर, उसमें पेज नंबर 56 पे मैंने बताया स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, ये शेम का पूरा नाम है। अगली बार अगर पूछे तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन, जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग क्या होता है कि राजस्थान के अंदर, उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, वहां पर क्या है कि आपकी इंदिरा गांधी नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर जब वहां से चल रही है, बह रही है, तो खारापन, जमीन के ऊपर नमकीन है ना, नमक आ गया है, जमीन उस वजह से बेकार हो गई है, ऊसर हो गई है। इसे इंग्लिश में क्या कहा गया है, इसे हम कहते हैं वाटर लॉगिंग भी कहते हैं, और इसे कहते हैं कि नहरों की वजह से ना केशा आकर्षण। केशा आकर्षण विधि क्या होती है, जैसे लैंप में जो तेल चढ़ता रहता है और दिया जलता रहता है या लैंप जलता रहता है ना, वैसे जमीन से ऊपर की ओर आ जाती है जो नमकीन, जो खारापन, जो नमक मिट्टी के ऊपर बैठ जाता है, उसकी वजह से मिट्टी क्या हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, वहां पर आप खेती नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड सेम की समस्या। आई बात समझ में? तो इसका फुल फॉर्म अगली बार पूछ सकते हैं, कहां पर है, तो हनुमानगढ़, उत्तरी राजस्थान आप कर देना। तो कहने का मतलब PYQ में जो राजा है ना वही पेपर निकलेगा। और राजस्थान जीके तो 1 महीने में इस रामबाण को पढ़ लोगे और 1-1.5 महीने में अपना सब्जेक्ट साथ में सब्जेक्ट भी पढ़ो, रामबाण को रोज 2 घंटे दो तो भी रामबाण बुक पूरी कर लोगे 1 से 1.5 महीने में। तो लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन के लिए सिर्फ 2-3 महीने बहुत हैं, सिर्फ 2 से 3 महीने, कोई ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। गुजरात के अंदर गिर गाय है। गुजरात में कौन सी गाय है? गिर। जो गिर गुजरात में है वो गाय राजस्थान में उसको क्या कहा जाता है? तो जो गिर गाय गुजरात में है, राजस्थान में उसको क्या कहते हैं? तो राजस्थान में उसको कहते हैं रेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान में इसको रेंडा कहते हैं, याद रखना। तो ये रही आपकी गिर गाय, और गिर गाय के सामने 4 ऑप्शन में है आपका सी के सामने क्या है? 4 नंबर ऑप्शन। तो सी के सामने 4 मतलब अजमेर के अंदर, तो गिर गाय है वो आपके अजमेर में। इसे रेंडिया के नाम से जाना जाता है, अजमेर में पाला जाता है, रेंडा के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्भव सौराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र गुजरात का जो तट है वहां पर ये उद्भव माना गया इसका। तो कहने का मतलब ये हुआ, आज की मेरी क्लास का उद्देश्य ये है कि मेरे भाई बहन, आप लोग नन्हे मुन्ने
छोटे छोटे बच्चे जिनके ख्वाब बहुत बड़े हैं, ऊर्जा बहुत है इनके अंदर, लेकिन गाइड करने वाला कोई बड़ा भाई नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपका साथी आपके साथ हमेशा रहूं और बताऊं आपको कि बेटा कहाँ से प्रश्न आता है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना एग्जाम निकालने के लिए, सिर्फ ये बुक हर बच्चे की टेबल पे होनी चाहिए राजस्थान जीके के लिए। अगर क्वेश्चन नहीं मिले तो मेरे से इस किताब से 100 गुना ज़्यादा पैसे लेके जाना। मान लो ये बुक आपके 350-400 में पड़ती है, तो मेरे से 40,000 रुपये लेके चले जाना कि सर आपने कहा था और आप झूठे निकले। और या फिर आपका वीडियो कोर्स है, आपने तो खूब बड़े ही की थी एक वीडियो कोर्स लेने से पहले, कहाँ गए आपके क्वेश्चन? तो वापस मेरे से मिल भी सकते हो कि सर क्वेश्चन नहीं मिले, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम हुए हर बार प्रूफ दे रहा हूँ। तो लैब असिस्टेंट छोटा सा एग्जाम है जहाँ पर हम क्वेश्चन मिलाएंगे। वापस एक बार फिर से, कठिन से कठिन पेपर को नहीं छोड़ा तो सरल पेपर की क्या ही बिसात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 14, इसका आंसर रेंडा हो गया। राठी थारपारकर, ये पाकिस्तान से है थारपारकर। तो ऐसे भी नाम राजस्थान की पशु नस्लों के संबंध में ऐसे क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। तुम लोग, हाँ धन्यवाद, तुम लोग खुश हो ना मेरे से, तो कि गुरुजी सही गाइडेंस मिल रहा है सब चीज़। तो मैं इसी तरह मेहनत करता रहता हूँ। कई बार क्या होता है, टीचर का नाम होने के बाद टीचर खुद मेहनत करना छोड़ देता है, लेकिन मुझे तो अभी तक ये महसूस नहीं हो रहा है कि एक साल में अपन 5 लाख बच्चे हो गए इतने फास्ट। तो अभी तो बहुत आगे जाना है, मिलियंस में, बहुत ज़्यादा मिलियंस में हो जाएंगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं फेमस हूँ इंडिया लेवल पे भी। चलो, पर सफलता से मैं कभी भी खुश नहीं होता हूँ। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपका उष्ण कटिबंधीय कंटिले वन है? थोड़ा सा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना। कंटिले मतलब कांटे, कांटे जो है कहाँ पर, कांटे की हम बात करें गुरु जी, जहाँ पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो पानी कहाँ पर, रेगिस्तान की बात कर रहा है। तो रेगिस्तान की बात कर रहा है तो सिरोही में खूब ऊंचाई पे है, तो पानी तो होता है वहाँ पर, बारिश होती है, सदा पर्णहरित सदाबहार वन पाए जाते हैं। बांसवाड़ा में खूब बारिश होती है, 100 द्वीपों का, उसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की वजह से, माई नदी की वजह से खूब पानी की अवेलेबिलिटी है। तो कंटिले वन हो ही नहीं सकते। कोटा में भी खूब बारिश होती है क्योंकि हाड़ौती का क्षेत्र है। चूरू जो रेगिस्तानी क्षेत्र में हो गया। तो उष्ण कटिबंधीय आपका कंटिले वन राजस्थान के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थली जिले, पेज नंबर 71 में लिखा हुआ है। और बच्चे को पता है कि मरुस्थली जिले कौन से होते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट NLCP के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यहां पर मैंने लिखा है कि रामबाण के पेज नंबर 33 पर, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, एक नहीं 10 एग्जाम में पूछा गया, ये PYQ बार बार आता है। 2001 में शुरू होता है। फतेह सागर और पिचोला तो उदयपुर की होगी, आना सागर और पुष्कर अजमेर की होगी, मान सागर जयपुर की होगी, और नक्की होगी कहाँ की, सिरोही की। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बजाज सागर दिया गया है ना, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। याद रहेगा ना सभी को? यहां से क्वेश्चंस सीधे सीधे पुट होते हैं। एग्जाम पास करने का शॉर्टकट बता दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लो, या मैं प्रीवियस ईयर की जो क्लास लगाता हूँ यूट्यूब पे, पिछली क्लास लगाई थी कुछ महीने पहले, 8-10 महीने पहले, उसको 15 लाख बच्चों ने देखा है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा है PYQ की क्लास के व्यूज़, तो वो भी जल्दी आपके लिए लगाएंगे। लेकिन ये रामबाण बुक के जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, सीधी सी बात है, पिछले क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं। मुझे एक चीज़ कई बार लगती है कि बच्चों को राइट गाइडेंस नहीं मिलता, इस वजह से वो पैसे खर्च करते रहते हैं जगह जगह। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग सही जगह पढ़ लो सेकंड पेपर को, तो निश्चित रूप से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आ जाओ मेरे सामने, निम्नलिखित बेसिन में से कौन सी आपका उत्खात भूमि है? उत्खात का मतलब होता है उबड़ खाबड़, टूटी फूटी, उबड़ खाबड़। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश जब हम पढ़ते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में ये देखते हैं कि उत्खात जो है, उत्खात जो भूमि है, सीधा सीधा प्रश्न है, 2021 और 22 में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, पेज नंबर 22 पे। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ दिखाई देती है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इस प्रकार से जहां पर लूणी नदी बहती है, जहां पर लूणी क्या, चंबल नदी बहती है ना, ध्यान रखना, जहां पर चंबल नदी, तो ये लिखा हुआ यहाँ पर चंबल का जो बहाव क्षेत्र है, वहां पर चंबल जब बहती है तो बीहड़ बनाती है। क्या बनाती है? चंबल जब बहती है तो बीहड़ बनाती है। बीहड़ को अंग्रेजी में कहते हैं आपका रेवाइंस कहते हैं। तो रेवाइन यानी खड्डे जो होते हैं वो बीहड़ की, जो बीहड़ के खड्डे हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? चंबल की वजह से बनते हैं।
थार पार कर, देखो अभी जो प्रश्न ऊपर पूछा गया था गिर का, गिर के बाद में पूछ लिया थार पार कर, तो इस बार लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर आपको इन्हीं पशुओं के संबंध में और कथन दिए जाएंगे, ध्यान रखना। सीधा सा प्रश्न है यहाँ पर, थार पार कर है वो किसकी नस्ल है, 2 नंबर यानी कि गाय की नस्ल है। तो इस प्रकार से गाय की नस्ल है, तो पशुओं की सारी नस्लें याद करके चले जाना और उसके अंदर थोड़े विशेषताएं भी याद करनी है जो रामबाण में दे रखा है। नक्की झील आपकी कहां पर अवस्थित है? नक्की झील एक कृत्रिम झील है जो माउंट आबू में स्थित है। नक्की झील वाला प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया, इतने सारे पेपर के अंदर पूछा गया है ना। और ये माउंट आबू के अंदर है, देवताओं द्वारा, कहते हैं कि देवताओं के नाखूनों से, देवताओं ने अपने नाखूनों से उस झील को खोदा है। और टॉड रॉक और नन रॉक और सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट, पता नहीं क्या क्या पॉइंट है ना। राम राम राम, आगे बढ़ो। नेक्स्ट नक्की झील हो गया। नक्की झील के बाद में यहां पर हम बात करते हैं, दिए गए प्रश्न के अंदर आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो विभिन्न प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं के फिर से प्रश्न आ रहा है, कौन सी किस जिले में स्थित है। जवई है तो पाली के अंदर है, और सिद्धमुख परियोजना है तो चूरू की है। बिलास जो है 12 के अंदर। बांकली बांध है वो जालोर में बना हुआ है, नक्शे के अंदर मैंने पढ़ा अभी है। चलो यहाँ पर सूकड़ी नदी जो है ना उसके ऊपर बना हुआ है ना। सूकड़ी नदी पर जालोर जिले के अंदर बांकली बांध बना हुआ है, जालोर में बांकली बांध बना हुआ है, याद करना। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा संचालित है? ये आपके संचालित है जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के द्वारा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा? जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। पेज नंबर आपका ये रामबाण के 68 नंबर पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। सीधे प्रश्न है। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 वन रिपोर्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेस्ट वन रिपोर्ट आप लोग याद रखना। यहां पर कहा गया है कि वह जिला जहां का वन प्रतिशत सबसे ज्यादा है, वनों का परसेंटेज पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर। देखो 2 तरह की चीजें होती है, एक वन का क्षेत्रफल और एक वन का प्रतिशत। तो यहाँ पर उदयपुर के अंदर प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो वन प्रतिशत उदयपुर के अंदर जो 23-49% है, यह भी रामबाण के पेज 61 पर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, राजमहल की खान किससे संबंधित है? राजमहल की जो खान है ना वो तांबड़ा के संबंधित है। राजस्थान के खनिज टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और विभिन्न प्रकार की खानों के प्रश्न अभी पूछा गया था 2 दिन पहले फर्स्ट ग्रेड के अंदर की काला खूंटा जो बांसवाड़ा में है वो मैंगनीज की खान है। ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन आते जा रहे हैं जो आपको सब इस किताब में मिल जाएगा। ये रहा आपका कौन सा, राजमहल की खान। और ये राजमहल के सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? राजमहल यानी 3, 4 के सामने सी, गार्नेट या इसे कहते हैं तांबड़ा। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया पेज नंबर 112 पर। बाकी सभी खानों के बारे में पता होना चाहिए कि काला गुमान किसकी खान है, तो काला गुमान पन्ने की खान है। ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब फिर तुम उसमें थोड़ा, सलादीपुर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सलादीपुर है तो वो पाइराइट की खान है। तो ये क्या है कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वापस से छपेंगे। कहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जो मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ कोर्स या किताब नहीं देता हूँ, जितना तुम पैसे नहीं देते उससे 10 गुना ज़्यादा वापस आपको देता हूँ कि 90% तक के प्रूफ। कोर्स तो सब बेचने आते हैं, रिजल्ट आता है तब टॉपर भी सब दिखाते हैं, लेकिन क्वेश्चन किसके मिलते हैं बताओ? सारे पेपर के। जैसे लैब ज्योग्राफी का हो गया लॉजी 90%, लैब होम साइंस हो गया लॉजी 90%, हमने पढ़ाया मिल गया। चोरों की तरफ भागेंगे नहीं, प्रूफ दिखाएंगे एग्जाम के तुरंत बाद में, ठीक है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि पीछे के सारे पेपर में हमने किया ही है। ये भारतमाला परियोजना, देखो सड़क परियोजना है ये, आपकी परिवहन से संबंधित है पूरे भारतवर्ष में। तो भारतमाला परियोजना पेज नंबर 69 पे आपको 2015 में शुरू हुई थी और इसके अंतर्गत सड़क संपर्क आवाजाही को तंदुरुस्त करना। अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपको पढ़ना है। अगर कोई कठिन प्रश्न आ जाए 50 में से 1-2 तो छोड़ भी सकते हो, सारे अटेंड करना जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, चलो 1 जुलाई को अगर बुक ऑर्डर की है तो बेटा जो कमेंट कर रहा है, अभी तो 5 दिन हुए हैं, 5 दिन के आसपास आज आ जाएगी तुम्हारे बुक, ठीक है। तो 5 दिन तक आप वेट करो, सब्र रखो, बुक आती है 100% आती है। मैं खुद मॉनिटर करता हूँ जहाँ से बुक जाती है, ठीक है।
तो उसकी टेंशन मत लो भाई, व्यापारी नहीं है हम, शिक्षक हैं, तुम्हारे हर चीज का जवाब दिया जाएगा। राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कीनू जो फल है उसकी पैदावार होती है? कीनू फल की पैदावार है वो राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर होती है? एक बी के अंदर होती है, एक बी के अंदर। एक बी कौन सा है? ये वाला, उत्तरी राजस्थान वाला। अब कह दे सबसे बड़ा जो जलवायु खंड कौन सा है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है वो राजस्थान का कौन सा है? गुरुजी एक सी है, एक सी है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और चूरू पाया जाता है, एक सी है। अब अगला प्रश्न पूछ ले, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? 4B है, जो आपका सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। 4B का नाम याद रखना, दक्षिणी आर्द्र मैदान सबसे छोटा है। इस प्रकार से टोटल आपके जलवायु प्रदेश दिए गए हैं आपके 10, याद रख लेना। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है मेरे भाई। बाजरा कहाँ होता है? तो एक सी में होता है। तो इस तरह से याद रखा करो भाई, PYQ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? अब राजस्थान के अंदर जो जन जागरण हुआ उस समय संप सभा की स्थापना की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा, और वो कब की गई थी? 1883 के अंदर। अब इनका जो जीवन का अंतिम समय है वो आपने कहाँ बिताया था? जीवन का अंतिम समय वो गुजरात के पंचमहल जिले में बिताया था, कंबोई नामक स्थान पर। गुजरात के पंचमहल के कंबोई नामक स्थान पर। यह प्रश्न भी अभी पूछा गया था और अपन ने करवा रखा। 359 नंबर पेज पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी के द्वारा वागड़ में संप सभा की स्थापना की गई थी। विजय सिंह पथिक का नाम, ये तो मूल नाम है वो भूप सिंह है। वैसे इनका मूल नाम क्या है? भूप सिंह। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आए थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और बिजोलिया किसान आंदोलन के जो है मूल नाम क्या था? बार बार प्रश्न पूछा गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन का 1916 के बाद में नेतृत्व किया था 1926-27 तक। और लिखो बिजोलिया किसान आंदोलन, जो राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है उसको हम कहेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे लंबे समय तक चला था और इस बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन है। 1897 से लेकर के, मतलब ये 1897 से लेकर के और आपके 1943 तक है ना, 1940 के लगभग तक। तो एक तरह से काफी लंबे समय तक चलने वाला भूप सिंह गुर्जर था इनका पूरा नाम। 1915 में रास बिहारी बोस के कहने पर ये राजस्थान आते हैं और यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। बिजोलिया से एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। तुम ये मत डर जाना कि लैब असिस्टेंट का पेपर बहुत टफ आएगा राजस्थान जी के। अरे टफ नहीं आएगा। लैब का कोई RS या फर्स्ट ग्रेड का अभी पेपर हुए सबसे कठिन पेपर पिछले 25 साल के इतिहास में सबसे कठिन पेपर अभी हुआ था फर्स्ट ग्रेड का और RS प्री का। उसमें भी मैंने 90% तक के जीके के प्रूफ दे दिए, चाहे इंडिया हो चाहे राजस्थान हो। यहाँ कोई वो नहीं चलता कितना कठिन पेपर आओ, हमें डर नहीं लगता बेटा, तो तुम डरना मत प्लीज, है ना। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर के एक मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो 18 मार्च 1948 की बात करें, सरल सा क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के एकीकरण में। तो ABCD है ना, ABC और D, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो यह आपका 18 मार्च 1948 को इसका निर्माण किया गया था। बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मत्स्य संघ से संबंधित, याद कर लेना। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के बारे में प्रश्न है, रतन देवी, महिला व्यक्तित्व आपके सिलेबस में। रतन देवी का संबंध किससे है? तो यहां पर हम लिखते हैं कि रतन देवी है ना, लिखो, ये तो व्यक्तित्व मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कटिंग को थोड़ी दूसरी लग गई, इसको छोड़ दीजिए। व्यक्तित्व के अंदर सीधा सीधा दिया हुआ है रतन देवी वाला। आपके रतन देवी का संबंध क्वेश्चन नंबर जो जयपुर राज्य से है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी, क्वेश्चन नंबर 29, सीधा सा क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, आप लोगों के कमेंट मैं इस वीडियो के बाद में लूँगा। थ्योरी की बुक नहीं निकाल सकते क्योंकि ये बुक कभी बोलती नहीं है और बच्चे को समझ में भी नहीं आएगा। मैं बुक तो निकाल दूंगा ज्योग्राफी और होम साइंस के, लेकिन तुम समझ कैसे पाओगे? ऐप में पढ़ते हो तब होम साइंस और ज्योग्राफी में दिल जी जान लगाता हूँ, मेरा जीव जानता है, एक एक चीज़ बोर्ड पे लिखता हूँ।
तब जाके बच्चों को समझ में आती है। किताबें दुनिया भर की हो गई, नोट्स किस काम के। करौली का जो आपका कैला देवी माता का मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? तो ये यहाँ पर लांगुरिया नृत्य बहुत फेमस है, हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ पर मीणाओं के द्वारा और आपके लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो सीधा सा मैंने यहाँ पर पढ़ा रखा है कि कालीसिल नदी के किनारे है। तो थोड़ा बहुत जो भी बच जाएगा वो एक दो क्वेश्चन ऐप से उठा लो। बाकी ऐप में सारी क्लासें जीके की देखना जरूरी नहीं है, सिर्फ बुक पढ़ो, टाइम बचेगा, और ऐप में सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ना। तो ये कालीसिल नदी के किनारे है। अभी तो 2 फरवरी को जिस दिन पेपर होगा ना, उस दिन तुम बचक के हो जाओगे, पागल हो जाओगे एकदम से। गुरुजी पहले पता होता तो सिर्फ आपका ही बैच लेते, क्या पता गलती से दूसरे का ले लिया हो। लेकिन तुम लोगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। सही जगह पढ़ रहे हो, पढ़ते रहना, सफलता मिलेगी। कौन सा दुर्ग कुंभा के द्वारा बनाया हुआ नहीं है? देखो, कुंभा द्वारा बनाए दुर्गों में सारे दुर्ग दिए हुए पेज नंबर 97 पर, लेकिन जो गागरोन का किला है डोड परमारों के द्वारा बनाया गया था। सीधा सीधा लिखा हुआ है, गागरोन का किला डोड परमारों द्वारा बनाया गया था। बसंती दुर्ग सिरोही के अंदर है। बसंती सिर उठाकर मत नाचना, ऐसे सिरोही के अंदर ये आपका बसंती दुर्ग भीलों से रक्षा के लिए आपका कुंभा के द्वारा बनाया गया था। कुंभलगढ़ के राजसमंद में हो गया, मचान दुर्ग वगैरह, ये सब कुंभा के दुर्गों का निर्माता कहते हैं। कुंभा ने अधिकांश दुर्ग कुंभा नहीं बनाए थे। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित? देखो, कतरियासर के आपके जो संत हैं वो है आपके जसनाथ जी संत हैं। जसनाथ जी के लिए पेज नंबर 472 पे रामबाण में सब कुछ लिखा हुआ है। अग्नि नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। अग्नि नृत्य इस बार पूछा जाएगा। अग्नि नृत्य या लालनाथ और चौकानाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? लाल नाथ, चोखा नाथ, रुस्तम जी, ये सभी किसके हैं? तो लालनाथ जी जो जसनाथ जी से संबंधित हैं, जसनाथी संप्रदाय से। लेकिन लालगिरी जी है वो आपके चुरू के हैं। लालदास की बात करें तो वो अलवर के संत हैं। तो ऐसे 3 लाल लाल संत हैं जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लाल लाल तुम ना हो जाओ, इसलिए यह याद कर लेना मेरे लाले, ठीक है। तो ये क्या होता है कि गोरखनाथ जी के चेले थे, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है संत जसनाथ जी के बारे में। कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन क्वेश्चन राजस्थान जीके की इस किताब में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को करके आने, आपको सिर्फ और सिर्फ वो रामबाण पढ़ लेनी है। जीके के लिए लैब वाले बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है। लाइव बैच स्टार्ट है बेटा। लैब असिस्टेंट, होम साइंस, ज्योग्राफी और साइंस तीनों का लाइव बैच चल रहा है। अभी ऑफर प्राइस 1299 की हुई है, जिसमें जीके के पूरा सिलेबस और सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस है। कुछ दिन बाद प्राइस बढ़ने वाली है। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य को कोटा चित्र शैली के अंदर विशेषता में परिवर्तन 1771 के अंदर आया, जब उमेद सिंह को इसका श्रेय जाता है चरमोत्कर्ष। जिस समय जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण, देखो 2 प्रश्न कॉमन बार बार पूछे जाते हैं। कोटा का है तो शिकार के दृश्य, कोटा के चित्रों के अंदर कैसे दृश्य देखने को मिलेंगे? शिकार। लेकिन बूंदी शैली के जो चित्र है वहां पर कैसे चित्र देखने को मिलेंगे? अरे भाई, बूंदी शैली के अंदर पशु पक्षियों के चित्र है ना, पशु पक्षियों के चित्र है वो बूंदी शैली में। बूंदी का मतलब नुक्ति, और नुक्ति के दाने पशु पक्षी खा जाते हैं, ऐसे याद करो। तो कोटा वाला भी आता है। कुछ कॉमन विशेषताएं हैं जो आपको इससे क्लियर हो रही हैं। परबतसर का मेला, और ये जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है वर्तमान में तो, लेकिन डीडवाना का प्रश्न नहीं आएगा कि भाई किस जिले में बताओ, तो आपको ऐसे याद करना है। डीडवाना कुचामन जिला वर्तमान का, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर परबतसर जिला, परबतसर जो स्थान है वहां का जो मेला लगता है तेजा दशमी के अवसर पर, भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी। और तेजा जी का प्रश्न तो आजकल कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है, याद कर लेना। सुरसुरा जहां पर इनकी जागती जोत है, और जहां पर कहें अजमेर में सबसे ज्यादा मंदिर तेजा जी के हैं। गौरक्षक देवता तेजा जी महाराज, और इनके संबंधित प्रश्न हम बात करें, इनके संबंधित स्थान वगैरह ये जितने भी हैं, परबतसर और नवीन जिला 41 जिलों के अनुसार डीडवाना कुचामन, खड़नाल है वो नागौर में, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में है। ये प्रमुख मंदिर है भगवान के जो बताए गए हैं। कर्मस्थली बांसी दुगारी के अंदर है, बांसी दुगारी बूंदी जिले के अंदर है। कर्मस्थली वहां की फेमस है, तेजा जी की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महल है वो चित्र पैलेस के रूप में जाना जाता है? चित्र पैलेस के रूप में आपका कौन सा जाना जाता है? तो आपका उमेद भवन पैलेस। पेज नंबर 408 पे रामबाण में लिखा है चित्र पैलेस के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है। तो ये 2021 से लेकर 2023 तक बार बार आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। चित्र पैलेस जो आपके उमेद सिंह के द्वारा अकाल के राहत कार्य के अंदर के लोगों को काम धंधा मिल जाए इसके लिए, और इसका शिलान्यास है वो आपका
1929 में होता है और छितर के पत्थरों से बनाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं, छितर पैलेस कहते हैं। और ये किसने बनाया था, अरे भाई उमेश सिंह ने बनाया था, ठीक है। और 1929 को ये शुरू होता है। एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है आपका, चांद बावड़ी है वो कहाँ स्थित है। चांद बावड़ी आबानेरी के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, आबानेरी या आब्र नगरी, जो कि दौसा के अंदर है, दौसा के अंदर है आबानेरी। यहाँ पर इस चांद बावड़ी की विशेषताएं, अंधेरी और उजली का भी एक प्रश्न आता है कई बार कि अंधेरी और उजली क्या है सर। तो अंधेरी और उजली इसके क्या है, दो दरवाजे हैं और ये एक भूल भुलैया बावड़ी है। क्या है, भूल भुलैया बावड़ी। ऐसा कहते हैं कि एक बार बारात आई थी, इसमें गायब हो गई, ऐसा है ना, विश्राम के लिए आई थी, रास्ता ही नहीं मिला। कॉमन क्वेश्चन है, आपको रामबाण के पेज नंबर 418 पे मिल जाएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आबानेरी चांद बावड़ी। प्रतिहार राजा छंद के द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया राजस्थान की सबसे ऊंडी गहरी बावड़ी, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि लैब वाले बच्चों को, 4th ग्रेड वाले बच्चों को, आगे आने वाले सभी बच्चों को रामबाण के अलावा जीके पढ़ना ही नहीं, ठीक है। ये तो आपके नॉर्मल एग्जाम है, इसमें कोई हाई लेवल नहीं आएगा, मैं मिला दूंगा इस बुक से ही, ठीक है। 50 में से 45 प्लस के प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। अभी दे रहा हूँ 48 के, तो 50 में से, और 2 नवंबर को भी दूंगा, जाऊंगा कहीं नहीं, यही है। मेरी क्लिप काट के रख लेना, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सागरमल गोपा कहाँ के थे, जैसलमेर। आ बैल मुझे मार, कौन अपना कहता है ऐसे। चलो बताओ, सागरमल गोपा क्या है कि जैसलमेर में जो राजा के खिलाफ इन्होंने जनता को जागृत किया था। सागरमल गोपा आपके बार बार पूछा गया प्रश्न, 2021 में भी आया था, लैब वाला पेपर तो 2022 में हुआ, 357 नंबर पेज पे सागरमल गोपा आपके जैसलमेर के। फिर देखो यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह के समय राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ। इसका मतलब राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, क्रांति की शुरुआत। और ये क्रांति की शुरुआत वाला प्रश्न तो अभी 1st ग्रेड वाले पेपर में भी पूछा गया कि अजमेर के अंदर जो है कौन सी सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी, अजमेर वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाला प्रश्न आया था। तो ये राजस्थान के अंदर जो क्रांति की शुरुआत हुई 30 मई को हुई थी, सॉरी नसीराबाद से 28 मई को, 10 मई को इंडिया से होती है ना, 10 मई को आपको पूछे तो मेरठ से इंडिया में जो है आपके 10 मई को, और उसके 18 दिन बाद में लिखा हुआ है कि नसीराबाद छावनी में 28 मई सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत। राजस्थान में 28 मई कर देना, गलत मत करना। 10 मई कहाँ का है, इंडिया का है। उसके 18 दिन बाद राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है। 6 सैनिक छावनियाँ वगैरह याद कर लेना, तो और कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी, कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट्स थे, कौन कौन से मारा गया था, कौन कौन घटनाक्रम था, कौन विद्रोही था, ये थोड़े बहुत पढ़ने होते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। तो परमर्दी देव को हराया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। किसको हराया था, आज से 800 साल पहले, यानी कि बात करें 1100 मतलब 12वीं शताब्दी के एंड में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक, ये 1st ग्रेड हिस्ट्री में भी बार बार मतलब अच्छा प्रश्न है, कॉमन क्वेश्चन आता है। 1182 ईस्वी के अंदर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, चंदेलों को हराया था। अब आगे देखो, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या हुआ करती थी। अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी आपकी कौन सी हुआ करती थी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, सांबर। और ये शाकंभरी के चौहान कहलाए थे, इसीलिए इनको क्या कहते थे, शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान। तो ये आपका सांबर इनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में अजमेर इनकी राजधानी भी। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी, ये बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया 294 नंबर पेज पे, तो वो होगी सांबर, याद रख लेना। और ये अजमेर आपके 1113 ईस्वी में राजधानी बनता है, ठीक है। 1113 ईस्वी में क्या राजधानी बन जाता है, अजमेर नगर की स्थापना कर दी जाती है अजय मेरू नगर के रूप में। 11 जून 1681 ईस्वी में औरंगजेब के विद्रोही बेटे अकबर द्वितीय को दुर्गादास ने शरण दी थी, और फिर मराठा सरदार के दरबार में कोंकण अपने साथ ले गया। अगर आपने छावा मूवी देखी है तो पता है, उसमें छत्रपति संभाजी महाराज से मिलने के लिए गया था।
ये आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन अगर नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी राजस्थान में टॉप करोगे। 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, गलत कर दिए, फिर भी राजस्थान टॉप करोगे। ठीक है, हाँ जी। अगर आपने छोड़ भी दिए, वॉइस कितनी बढ़ाऊं बेटा, वॉइस तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, वॉइस तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, अपने फ़ोन में थोड़ा बढ़ा लीजिए। अगर आपने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, 5 गलत कर दिए, तो भी लैब असिस्टेंट एग्जाम पूरे राजस्थान में टॉप करोगे, 90 नंबर लेके आ जाओगे जीके में। निम्नलिखित में से मेरे से जुड़े रहे तब तो, नहीं तो बाकी मुझे नहीं पता। कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चित्तौड़ दुर्ग के मंदिरों की बात करो तो चित्तौड़ दुर्ग के मंदिरों के अंदर यहाँ पर आपका जो मंदिर दिए गए चित्तौड़ दुर्ग के जो है मंदिरों के नाम दिए गए, पेज नंबर 395 पे आप देखोगे चित्तौड़ दुर्ग के मंदिर जो है वो आप देखो यहाँ पर तुलजा भवानी, समिदेश्वर, सतविश देवरी, चामुंडा मंदिर। तो इन दिए गए मंदिरों में जो है तुलजा भवानी, सतविश देवरी, ये सब यहाँ पर लिखे गए हैं। और दिए गए मंदिरों के अंदर देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 42, तो जो आपका चामुंडा माता मंदिर है ना, ये तो चामुंडा माता नाम से ही पता चल जाए चामुंडा माता किसकी है, राठौड़ों की आराध्य देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की, राठौड़ यानी कि आपके जोधपुर वाले, तो जोधपुर राठौड़ों की क्या है, आराध्य देवी है। जब हम जीके पढ़ते हैं तब देखते हैं। और मेहरानगढ़ के अंदर इनका है ना, मेहरानगढ़, जहां देवी के इस मंदिर में यहाँ पर दुखांतिका हो गई थी भगदड़ मचने की वजह से, 2008 के अंदर हादसा भी हुआ था, आपको याद हो। तो चामुंडा माता तो जोधपुर से संबंधित है, बाकी सारे के सारे किससे संबंधित है, कॉमन सेंस की बात है, और मैंने किताब में करवा भी रखा। बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय, बीकानेर शैली के समय, बीकानेर शासक के समय, कौन से बीकानेर शासक के समय बीकानेर उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बना करके बहुत से चित्र बनाए? तो बात यहाँ हो रही है किसकी, उस्ता कलाकारों की। तो उस्ता कलाकारों की या उस्ता कला को जो सर्वाधिक श्रेय जो है संरक्षण दिया था वो आपके किसके द्वारा, अनूप सिंह के समय दिया गया था। तो उस्ताद कहलाते थे। बीकानेर में उस्ता कला यानी मृत ऊंट की खाल के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसे उस्ता कला या मुनवती कला कहते हैं। और इसका यहाँ पर बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के समय में बीती बहुत ही सुंदर कार्य हुआ था। तो अनूप सिंह के समय में याद रखना है। उस्ता कला कहाँ की है, बीकानेर की। हिसामुद्दीन उस्ता उसके लिए पद्मश्री प्राप्त करते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न इस उस्ता कला से बनते हैं। मुंडवती कला इसको कहते हैं, है ना, इधर लाहौर से आई थी भारत में। तो ये ध्यान रखना, राय सिंह के टाइम में। विकास सबसे ज्यादा इसका कब होता है, अनूप सिंह के समय में। तो सीधे सीधे राजे महाराजाओं के प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न, कौन सा वंश आपका निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है? देखो सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है ना, वंश भास्कर हो गया या वीर सतसई हो गया, है ना। तो वंश भास्कर रचिता बार बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर के अंदर। वंश भास्कर की बात करें तो सूर्यमल जी मिश्रण है। और इसको पूरा किसने किया था, इन्हीं के बेटे मुरारी दान ने इनको पूरा किया था, पेज 539 पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप। अब मारवाड़ी बोली के अंदर जो साहित्य लिखा जाता है ना, मारवाड़ी, डी से बड़ी ई, डिंगल, डिंगल, ओले जी डिंगल, तो ये डी से डिंगल हो गया, तो डिंगल ये हो गया। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? देखो बार बार पेपर में पूछे गए प्रश्न, अगर आप रामबाण से निकाल लेते हो तो यहाँ पर ऑप्शन में इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, बी नहीं डिंगल राइट हो जाएगा। किस महीने में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? गणगौर मेले त्योहारों में सीधा दिया हुआ है। गणगौर आपका 18 दिन तक चलता है, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर। राज प्रशस्ति, ये इतिहास के जो स्रोत है ना भाई, वहां से याद रखो। राज प्रशस्ति का रचनाकार, जो टिक्कर पड़ेगा ना वो एग्जाम निकाल लेगा। राज प्रशस्ति का जो रचनाकार है वो रणछोड़ भट्ट तेलंग है, याद करना। और ये 25 शिलालेखों पर खुदी हुई विश्व की सबसे बड़ा अभिलेख है। 25 शिलाओं पर खुदा हुआ विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख, विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख इसे कह सकते हैं, सबसे बड़ा अभिलेख इसे बोलेंगे आप। और ये आपके राज सिंह के समय में रणछोड़ भट्ट के द्वारा, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का डी हो गया, है ना। तो
यही ये बातें हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। पीवाईक्यू की अच्छी बुक आपके पास में हो तो आप उससे कर सकते हो। रणछोड़ भट्ट राज प्रशस्ति, एकलिंग महात्म्य है तो आपके कान्हाजी व्यास है। तो सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान, आगे वापस चलो, ये तो कोई नहीं, हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 50 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए। फाइल लगता है 2 बार लगी। चलो तो हो गया कंप्लीट। तो ये देख लो, ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, तो मैंने बैक टू बैक ये क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। और सारे क्वेश्चंस देखो अपने पढ़ाए हुए में से है ना। पढ़ाए मतलब क्या है कि मैं कहूँ कि ये रामबाण बुक अगर बच्चे के पास में है तो उसे लैब वाले बच्चे को भटकना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। इसके पीवाईक्यू आ जाएंगे, आप लोड मत लेना, लेकिन सेकंड पेपर को बैच से पढ़ लेना। आज ही ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, डाउनलोड करना, कोर्स वाली कैटेगरी में जाना और यहाँ जा करके बाई नाउ कर देना। यूपीआई से ऐप में ही सारा पेमेंट हो जाएगा और आप लोग पढ़ते रहे, मस्त रहे। और अगर आपको कोई डाउट है तो देख ही सकते हैं, मैं बता दूंगा। ये देखिए, सब कुछ इस रामबाण बुक्स में से ही है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आया है। ये देखो सारे क्वेश्चन सब मिला दिए। तो ऐसे कैसे, इस बार भी 2 नवंबर को जब पेपर होगा ना उस समय और आपके मिलाऊंगा। और ये टीम के जो नंबर हैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अगर आप कांटेक्ट में है ना, दिक्कत नहीं आए आप लोगों को। ये माइंड मैप बैच के जो विभिन्न प्रकार के नोट्स वगैरह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चलो ये पीडीएफ अपलोड करूँ तब देख लेना। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, बैच में पढ़ते रहे, मस्त रहे। और मैं तो इतना कहूँगा, जहाँ विश्वास हो कि क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ही अपने माता पिता की जो गाड़ी कमाई है ना उसको आप इन्वेस्ट करना। ये मैं मानता हूँ, जो 1000 रुपये ना तुम अभी इस उम्र में नहीं कमा पाओगे, और ये 1000 रुपये तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दे रहे हैं, 1000-1500 जो भी है तो अपने पिताजी की जो कमाई है ना बहुत मेहनत से उन्होंने कमाया है। तो देखना, परखना, मेरे पे विश्वास हो तो मेरी जगह पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना, और मेरे पे विश्वास नहीं हो तो दूसरी जगह से बैच लेना। और फिर 2 नवंबर को जब मैं प्रूफ दूँ 90%, उस दिन यूट्यूब पे जरूर आ जाना कि सर पहले आपसे लेते तो ठीक रहता। तो ऐसा पछतावा ना हो, इसलिए बैच में पढ़ते रहे और मस्त रहे। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। मज़ा आ गया सबको? चलो धन्यवाद, चलो थैंक यू। कई बार क्या होता है कि सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर हकीकत कौन बताएगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो ये देखो, टीम के कॉलिंग नंबर मैं बता देता हूँ। आप 83-023-14445, 83-023-14445 टीम के हैं, कॉलिंग नंबर है। और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप आएगा, कॉल नहीं लगेगा, परेशान मत होना। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर है आपके 99-55-98-27-23। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा रिप्लाई लेट दूं, 1 दिन भी लग जाए, 10 घंटे भी लग जाए, 5 घंटे भी लग जाए। हो सकता है कि मैं फ्री बैठा हूं, तो अब फ्री तो कहाँ बैठा रहता हूँ, तुरंत रिप्लाई भी दे सकता हूँ। जैसे आज संडे है तो मैं अधिकांश का रिप्लाई आज दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं नंबर दे दूँ और फिर बच्चों से वापस रिप्लाई कांटेक्ट ही ना करूँ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इतने सारे लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, कहाँ किसकी कमी है, बच्चा किस वजह से परेशान है, इस वजह से मैं खुद पर्सनली जुड़ा रहता हूँ आप लोगों से। हालांकि बहुत ही हैक्टिक काम होता है, हाँ, बच्चे नाराज़ होता है कई बार कि आप रिप्लाई नहीं देते हो सर, लेकिन मैं जैसे टाइम मिलता है रिप्लाई देता हूँ। वरना आप टीम को कॉल कर लिया करो, दूसरे नंबर भी है टीम के, है ना। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मंजिल सिर्फ उसी को मिलेगी जो इन 4 महीने में पढ़ लेगा। और आप कहोगे सर 4 महीने में क्या सिलेक्शन हो सकता है क्या? मैं तो ये कहता हूँ कि लास्ट के 2-2.5 महीने भी ढंग से पढ़ लेगा ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। सितंबर तक बच्चे बैच ज्वाइन करके पढ़ेंगे, तो आज ही बैच ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करो। थैंक यू।